हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो आपके एग्ज़ाम पास में है, इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएँ। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड है और सेकंड वीडियो है और इस तरीके से मैं आपके सारे चैप्टर करा दूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, 2-3 बार देखा करें, डबल स्पीड में देखा करें, ताकि आपको इनमें से जो क्वेश्चन आ जाए वो आपको छोड़ने की नौबत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कई बार आया हुआ है और रोलेट एक्ट है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है। किस तरह की पावर देता है? ये एक एनॉर्मस पावर देता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है किसी भी गलत तरीके से, उसे अलाउ करता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए ट्रायल, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के आप जेल में रख सकते हैं। ठीक है, ये 1919 में आया था, यानी 1919 के आसपास आया था ये। ठीक है, और इसके आने का कारण ये था क्योंकि उस समय सार्वजनिक सभा बहुत हो रही थी सरकार के खिलाफ, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसके खिलाफ आ रही थी। तो इसलिए इनको रोकने के लिए एक तरफ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे और दूसरी तरफ यहाँ पे भारतीय लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून कहते हैं इसको भारतीय भाषा में, वो लागू कर दिया। और उसको लागू करने के बाद क्या हुआ, इस एक्ट के कारण महात्मा गांधी भी खिलाफ हुए थे, इसके कई लोग खिलाफ हुए थे। क्यों? क्योंकि एक कारण था जिससे क्या होता है, भारतीय लोगों को रोका जा सकता था। और ख़ास तौर पर महात्मा गांधी जो उस समय बैक टू बैक अपने आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देता ये। ठीक है, और इसीलिए इस कानून को, क्योंकि काला कानून था, इसलिए इसको कहा जाता है नो अपील, नो वकील और नो दलील। ठीक है, और ये था आपका आंसर। 3 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट हुआ था। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन रिस्पॉन्स टू द हार्श ट्रीटमेंट गिवन टू द खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बाय द ब्रिटिश। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट था, बट इन्हें स्टार्ट करने वाले जो थे वो 2 भाई थे, अली ब्रदर्स और मोहम्मद अली। ठीक है, अली ब्रदर्स से मोहम्मद अली थे और एक शौकत अली थे। और ये किस लिए था? क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए कि ओटोमन साम्राज्य में जो मुस्लिम हैं उनके खलीफा रहा करते थे। खलीफा जो थे वो सबके लिए पूजनीय थे उनके धर्म में। ठीक है, उनको अब हटाया जा रहा था और इसी बात पे, इसीलिए दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उनके खिलाफ थे। इसलिए भारत के अंदर भी एक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन देखने को मिलता है, जहाँ पे वो खलीफा के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में इनका सपोर्ट लेते हैं और इस तरीके से असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बन जाता है। ठीक है, सो ये इसका आंसर था। क्यों स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था? मुंबई में स्टार्ट हुआ था, ये तो नहीं पूछा, मगर क्यों स्टार्ट हुआ था मैंने ये आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज द मेन रीजन टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे का कारण क्या है महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, सो इसका आंसर है महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज द मूवमेंट हैड टर्न वायलेंट इन मेनी प्लेसेस लाइक चौरा चौरी इंसिडेंट इन 1922 टर्न इनटू अ वायलेंट डेथ एंड 22 पुलिसमैन वर killed. गांधी जी फेल्ड सत्याग्रहीज वर नॉट रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स, यानी कि महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन के जरिए लोगों को बताना चाह रहे थे कि भैया अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और अहिंसा के जरिए ही हम देश में आज़ादी पा सकते हैं। मगर लोगों ने उनकी इन बातों को नहीं समझा और गलत तरीके से क्या किया, चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को जिंदा उनकी जेल में जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन में। और महात्मा गांधी के इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और सारा का सारा जो इल्ज़ाम था वो खुद पे ले लेते हैं। इसके चलते इनको जेल भी जाना पड़ता है। ठीक है, और ब्रिटिश वालों को वैसे ही मौका चाहिए था और ब्रिटिश वालों ने यही किया कि जैसे ही 22 पुलिस वालों को जला दिया गया, उसके बाद ब्रिटिश वालों ने अपनी हिंसा दिखाई और महात्मा गांधी को जेल में डाला और बाकी बहुत सारे उस समय जो थे समाजसेवी उनको मार भी पड़ी थी इसके लिए। ठीक है, सो ये आंसर था कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों लिया, तो ये कारण थे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द
पीजेंट्स ऑफ अवध, यानी अवध के जो किसान थे उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो हम 3 पॉइंट देखते हैं। पहला है तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड डिमांडेड, ठीक है, ये मान लीजिए आप कि इस आंसर में हम देखते हैं कि पीजेंट से हाई टैक्सेस वसूले जा रहे थे, वो भी किसके द्वारा, तालुकदार और लैंडलॉर्ड द्वारा। इनकी भी गलती नहीं थी, इसके पीछे का कारण जो था वो ब्रिटिश वाले थे। उन्होंने एक समय और एक पैसे का दायरा बना दिया था कि भैया लैंडलॉर्ड हो, आपको ऐसा करो, आप पूरे गांव से 90 रुपये अगर वसूल रहे हो तो 70 मुझे दो और 20 तुम रखो। तो अब ये बेचारे जेब से तो देंगे नहीं, इस तरीके से ये किसानों पर भी क्या कर रहे थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा कर टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है peasants had to do beggar and work at the landlord firms without any payment, यानी बिना पेमेंट के उन्हें भीख मांगनी पड़ रही थी, या एक तरह से भीखी मांगना होता है कि अपने लैंडलॉर्ड के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे थे। और इसके अलावा उनके फर्म्स में, उनके घरों में काम करना पड़ रहा था किसानों को। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड वर बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, यानी कि उनके पास जो लीज लैंड थी उसकी भी सिक्योरिटी नहीं थी, और सिक्योरिटी ना होने के कारण वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी किसानी जो किसानी कर रहे थे वो ढंग से कर सके। उनके पास फसल उगाने के लिए, बीज के लिए पैसे नहीं थे। कई बार लैंडलॉर्ड से उन्हें उधार मांगना पड़ता था, वो नहीं चुका पा रहे थे, तो उसके कारण उनकी ज़मीन भी जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, सो ये था इसका आंसर। अवध के अंदर पीजेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे थे, समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टॉप 5 का 5वां क्वेश्चन। ये जो 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द शॉर्ट मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। ये 6 नंबर या उससे ज़्यादा में या फिर उससे कम में ही आएगा, मतलब 2 नंबर में तो नहीं आने वाला ये आंसर। ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं है, ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि शॉर्ट मार्च क्या है, नमक मार्च भी कहते हैं इसको। और दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन आता है ये, हाउ डिड द शॉर्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन, एक्सप्लेन, यानी कि किस तरीके से शॉर्ट मार्च जो था वो एक इफेक्टिव टूल की तरह यूज़ किया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, इसके लिए आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर के साथ, देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर है महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावर सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को पता था एक नमक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे देश को जोड़ सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति नमक तो खाता ही है। तो इनको यूनाइट करने का एक ही जरिया है, वो है नमक, और इस तरीके से नमक आंदोलन की शुरुआत और नींव रखी जाती है। 31 जनवरी 1930 में ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी वायसराय को, जो उस समय के वायसराय थे इरविन, उनको 11 शर्तों वाला एक लेटर भेजते हैं कि भैया ये है। उसमें एक सोल टैक्स को लेकर भी था कि आपको सोल टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि देखो एक अमीर तो फिर भी खा लेगा मगर एक गरीब का क्या, वो बेचारा सोल टैक्स कैसे देगा, क्योंकि आप देखिए कि रोज़ाना की चीज़ है वो, और रोज़ाना की चीज़ों पर इतना कर कैसे लगा सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें महात्मा गांधी ने उस लेटर में लिखी। उसके बाद क्या था, सॉल्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर अलाइक एंड टॉक्सन इट वॉज कंसिडर एन ऑपरेशन ऑन द पीपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यही मैंने सेम चीज़ बोली कि रिच और पुअर दोनों ही खाते हैं, तो आप कैसे लगा सकते हैं नमक पे कानून। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरह से अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम का मतलब होता है कि इसके बाद तो भैया युद्ध कन्फर्म है। ठीक है, एक अल्टीमेटम दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, सर्बिया को, और फिर उसके बाद युद्ध शुरू हो गया था। वैसे ही अब इसमें भी एक अल्टीमेटम दे दिया है, और उसके बाद जब फुलफिल नहीं होती है डिमांड, तो 11 मार्च को वो क्या करते हैं, वो एक लॉन्च करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू करते हैं, और इसमें इसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि प्यार से हम उनकी बातों को मना करेंगे, इस तरह का आंदोलन। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मार्च कहाँ से, 78 लोगों के साथ शुरू करते हैं, सिर्फ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर इनके साथ चलते हैं, मगर धीरे धीरे देखते हैं हम 400 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे थे, और ये एक तरह से काफिला बनता जा रहा था। 5th पॉइंट है द वॉलंटियर वर्क फॉर 24 डेज, यानी 24 दिनों तक ये चले, 10 मील रोज के चलें। ठीक है, और इस तरीके से थाउजेंड्स लोग इनके साथ हो गए, और इस तरीके से एक स्वराज की जो मांग थी वो भी क्या हो गई, अब ताकत लेने लगी। और पीसफुली इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर दांडी में जाकर 6 अप्रैल को पहुँचे थे, और वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने क्या किया, उनके लॉ का वायलेटेड किया और मैन्युफैक्चरिंग
खुद की, यानी कि थोड़ा सोल्ट उठाया बॉइलिंग सी वाटर से और उसको क्या किया, अपने कानून यानी अपने आंदोलन को एक नई आगाज़ दे दी कि हम अब ब्रिटिश से डरने वाले नहीं हैं और अब हम घरों में नमक बनाएंगे और अगर किसी में दम है तो रोक के दिखाए। और इस तरह महात्मा गांधी ने सोल्ट मार्च को सक्सेस की। सो ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके सामने थे। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके वो कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी देखते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।